नमस्कार। आज हम सीधे बात करेंगे सीटेट की, मतलब केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, दिसंबर 2025 वाले संस्करण की। हमारे पास ना इससे जुड़ी कुछ शुरुआती जानकारी है, शायद किसी गाइड से या हो सकता है किसी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन से ली गई हो। तो हमारा काम क्या है, यही कि इस जानकारी को थोड़ा समझें, इसमें से जरूरी बातें निकालें और देखें कि जो उम्मीदवार तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इसका क्या मतलब है। जैसे संभावित तारीखें क्या हो सकती हैं, आवेदन कैसे करना होगा, परीक्षा का पैटर्न कैसा रह सकता है और हाँ, तैयारी के लिए कुछ टिप्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस जानकारी की तह तक जाना। हाँ, और ये जरूरी भी है। देखिए, सीटेट कोई मामूली परीक्षा नहीं है। ये देश में अच्छे टीचर्स चुनने की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है। केवीएस, एनवीएस और कई स्टेट्स के स्कूलों में पढ़ाने के लिए ये जरूरी है। तो भले ही आज हमारे पास सिर्फ इशारे हों, ये उम्मीदवारों को एक दिशा दे सकते हैं। तैयारी के लिए एक शुरुआती खाका तो बन ही सकता है। तो कहां से शुरू करें? नोटिफिकेशन की बात से। बिल्कुल। तो जो जानकारी सामने आई है वो ये कहती है कि सीटेट दिसंबर 2025 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो 25 अक्टूबर 2025 से पहले जारी होने की संभावना है। मैं संभावना पर जोर दे रही हूँ क्योंकि और ये जानना बहुत ज़रूरी है, सीबीएसई मतलब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो ये परीक्षा करवाता है उसने अभी तक कोई तारीख फाइनल नहीं की है। तो ये तारीख बस एक अंदाज़ा है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं। और यहीं पर उम्मीदवारों को बहुत सावधान रहना है। आजकल देखिए, इन्फॉर्मेशन तो कहीं से भी आ जाती है ना, लेकिन जब टीचर्स की भर्ती जैसी जरूरी बात हो तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल सोर्स पर ही भरोसा करना चाहिए। सीटीईटी के लिए वो सोर्स है ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in। किसी भी अफवाह या इधर-उधर की खबरों पर ध्यान देने से अच्छा है कि रेगुलरली इस वेबसाइट को देखते रहें। सही जानकारी से ही तैयारी ठीक हो पाएगी। बिल्कुल सही बात। अफवाहों से तो बस टाइम और एनर्जी ही वेस्ट होती है। खैर, अगर हम इन अंदाजों वाली तारीखों को थोड़ा और देखें तो सोर्स के मुताबिक कुछ ऐसा लग रहा है, नोटिफिकेशन आना 25 अक्टूबर 2025 से पहले शायद, ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होना नोटिफिकेशन के ठीक बाद शायद, और परीक्षा की तारीख दिसंबर 2025 में ये भी संभावित है। फिर से वही बात, ये सब अंदाजे हैं, असली तारीखें तो तभी पता चलेंगी जब सीबीएसई खुद बताएगा। पर एक सवाल आता है मन में, इस अनिश्चितता के बाद भी क्या इन संभावित तारीखों का उम्मीदवारों के लिए कोई मतलब है? क्या उन्हें अभी से कुछ सोचना शुरू कर देना चाहिए? ये अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, तारीखें पक्की ना होने से थोड़ी बेचैनी तो होती है, मान सकते हैं, लेकिन इन अनुमानित तारीखों का भी एक, आप कह सकते हैं, एक साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक महत्व है। इससे उम्मीदवारों को एक रफ टाइम फ्रेम मिल जाता है, अंदाजा लगता है कि तैयारी कब तेज करनी है, रिवीजन के लिए कितना वक्त मिल सकता है, आवेदन के लिए कब तैयार रहना है। मतलब हाथ पर हाथ धरकर बैठने से तो अच्छा है कि इस जानकारी से पढ़ाई का एक बेसिक प्लान बना लें। जैसे सोच लें कि अक्टूबर तक सिलेबस के मेन हिस्से कवर करने, नवंबर शायद मॉक टेस्ट के लिए रख सकते हैं। लेकिन हाँ, प्लान थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना होगा ताकि जब ऑफिशियल डेट्स आए तो एडजस्ट कर सकें आसानी से। मतलब एक अंदाजा लेकर चल सकते हैं, बस बदलाव के लिए तैयार रहें। चलिए अब आवेदन प्रक्रिया पर आते हैं। जानकारी कहती है कि एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन भरे जाएंगे और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट वही ctet.nic.in उसी का इस्तेमाल करना होगा। उम्मीदवारों को कुछ डॉक्यूमेंट्स भी पहले से तैयार रखने को कहा गया है, जैसे बिल्कुल हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, अपने सिग्नेचर की स्कैन कॉपी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, केस सर्टिफिकेट्स, डिग्री, डिप्लोमा वगैरह, और एक वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी। ये सब तैयार हों तो एप्लीकेशन के टाइम भागदौड़ नहीं होती। फीस का भी जिक्र है इसमें। जनरल कैटेगरी के लिए अगर सिर्फ एक पेपर देना है, पेपर 1 या पेपर 2, तो फीस 1000 रुपए है, और अगर दोनों पेपर देने हैं तो 1200 रुपए। ये भी लिखा है कि SC, ST, PWD जैसी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए फीस में छूट हो सकती है। पूरी डिटेल्स तो नोटिफिकेशन में ही मिलेंगी। और हाँ, अप्लाई करने की लास्ट डेट भी नोटिफिकेशन के साथ ही आएगी। अच्छा, यहाँ दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली तो फीस वाली बात। ये इंटरेस्टिंग है कि दोनों पेपर देने पर फीस डबल नहीं हो रही, बस थोड़ी बढ़ रही है। शायद ये उम्मीदवारों को, खासकर बीएड वालों को जो दोनों लेवल के लिए एलिजिबल होते हैं, दोनों पेपर देने के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करने का तरीका हो। इससे उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने की।
ये सुनने में छोटी सी बात लगती है, पर मेरा अनुभव है कि कई उम्मीदवार लास्ट मोमेंट पर फोटो या साइन को सही साइज और फॉर्मेट में लाने में जूझते हैं। कभी साइज बड़ा हो जाता है, कभी रेजोल्यूशन ठीक नहीं होता। इससे स्ट्रेस बढ़ता है, गलती के चांस भी। तो नोटिफिकेशन का इंतजार किए बिना इन डॉक्यूमेंट्स को जो भी संभावित स्पेसिफिकेशंस हों या जनरल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पहले से रेडी रखना, ये एक बहुत स्मार्ट मूव है। हाँ बिल्कुल, आखिरी मिनट की हड़बड़ी से बचने के लिए ये जरूरी है। अब आते हैं परीक्षा के पैटर्न पर। जैसा कि ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, सीटेट में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 उनके लिए जो क्लास 1 से 5 तक पढ़ाना चाहते हैं, मतलब प्राइमरी टीचर। पेपर 2 उनके लिए जो क्लास 6 से 8 तक पढ़ाना चाहते हैं, यानी अपर प्राइमरी टीचर। और एक ज़रूरी जानकारी जो इस सोर्स से मिली है वो ये कि परीक्षा ऑफलाइन मोड में होगी, पेन और पेपर बेस्ड, मतलब OMR शीट पर। आजकल जहाँ ज़्यादातर एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं कंप्यूटर पर, सीटेट का ऑफलाइन होना एक खास बात है। आपको क्या लगता है, आजकल जब सब डिजिटल हो रहा है, सीबीएसई का ऑफलाइन पर बने रहने का कोई खास कारण हो सकता है? क्या इससे परीक्षा पर कोई असर पड़ता है? ये एक दिलचस्प पॉइंट है। ऑफलाइन मोड के अपने फायदे भी हैं, नुकसान भी। एक बड़ा फायदा तो ये है कि ये उन उम्मीदवारों के लिए ज़्यादा आसान है जो शायद कंप्यूटर पर उतने कंफर्टेबल नहीं हैं, खासकर गांव या दूर के इलाकों में। इससे टेक्निकल प्रॉब्लम जैसे सर्वर डाउन या कंप्यूटर हैंग होने का रिस्क भी कम रहता है। लेकिन ऑफलाइन मोड की अपनी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है OMR शीट को ठीक से भरना। हर जवाब के लिए सही गोले को ध्यान से भरना पड़ता है। एक गलत निशान या आधा अधूरा गोला आपके नंबर काट सकता है, भले ही आपको जवाब पता हो। इसमें टाइम भी लगता है। ऑनलाइन में तो क्लिक किया और आगे बढ़े। यहां हर गोले को भरने में कुछ सेकंड तो लगते ही हैं। तो OMR शीट भरने की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। कई लोग मॉक टेस्ट तो देते हैं पर OMR पर प्रैक्टिस नहीं करते। ये परीक्षा में भारी पड़ सकता है। तो मतलब सिर्फ नॉलेज ही नहीं, OMR भरने की स्किल भी जरूरी है जी। और टाइम कितना मिलेगा? जानकारी कहती है कि हर पेपर के लिए 2.5 घंटे, 2.5 आवर्स, और सारे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस वाले सवाल, MCQs। जी। 4 ऑप्शन में से एक सही चुनना होगा। 2.5 घंटे में 150 सवाल, आमतौर पर सीटेट में इतने ही होते हैं, वो भी OMR शीट भरने के साथ। ये टाइम मैनेजमेंट का बड़ा खेल है। यहाँ स्पीड और एक्यूरेसी दोनों का बैलेंस साधना होगा। आप बहुत तेजी के चक्कर में आसान सवालों में गलती नहीं कर सकते और ना ही कुछ सवालों में इतना ज्यादा टाइम लगा सकते हैं कि बाकी पेपर छूट जाए। MCQ फॉर्मेट का मतलब है कि सिर्फ सही जवाब जानना काफी नहीं है, आपको गलत ऑप्शन को जल्दी से पहचान कर हटाना भी आना चाहिए। जी। एलिमिनेशन टेक्निक जिसे कहते हैं। ऑफलाइन में आपको फिजिकली पेपर पलटना है, OMR शीट पर सही सवाल नंबर के सामने गोला भरना है। इन सब में जो छोटा छोटा टाइम लगता है उसको भी ध्यान में रखकर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। बिल्कुल, स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ेगी। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला पॉइंट, तैयारी के कुछ सुझाव जो सोर्स में दिए गए हैं। पहला सुझाव है सिलेबस का गहराई से अध्ययन। जो CBSE ने सिलेबस दिया है उसे अच्छी तरह समझना। आपको क्या लगता है, सिर्फ सिलेबस देख लेना काफी है या उसे डिकोड करना पड़ता है, जैसा आप कह रहे थे पहले? सिर्फ देख लेना तो बिल्कुल काफी नहीं है, उसे डिकोड करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है ये समझना कि कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं, फैक्ट वाले, कॉन्सेप्ट वाले या एप्लीकेशन वाले। अलग अलग सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या है, जैसे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी CDP, CTT में बहुत ज्यादा मायने रखता है। ये सिर्फ एक अलग सेक्शन ही नहीं है, बल्कि बाकी सब्जेक्ट जैसे लैंग्वेज, मैथ्स, EVS उनके पेडागॉजी वाले हिस्से में भी आता है। ये समझना कि CBSE एक टीचर से बच्चों को समझने, सिखाने के तरीकों के बारे में क्या उम्मीद रखता है, ये सिलेबस के एनालिसिस से ही पता चलता है। ये सिर्फ टॉपिक्स की लिस्ट नहीं, ये परीक्षा के पीछे की फिलॉसफी समझने का एक मैप है। यानी सिलेबस को बेस बनाकर पिछले पैटर्न को समझना जरूरी है। दूसरा सुझाव इसी से जुड़ा है, मॉक टेस्ट और पिछले सालों के पेपर्स PYP से प्रैक्टिस करना। क्या सिर्फ इन्हें सॉल्व करना काफी है या इनका एनालिसिस ज्यादा जरूरी है? सॉल्व करना तो पहला स्टेप है, असली फायदा एनालिसिस से मिलता है। पिछले 5-7 साल के पेपर्स को एनालाइज करके पैटर्न समझ सकते हैं, जैसे कौन से टॉपिक से लगातार सवाल आ रहे हैं, सवालों का डिफिकल्टी लेवल कैसे बदल रहा है, किस तरह के सवाल जैसे स्टेटमेंट रीजन वाले या मैचिंग वाले ज्यादा आ रहे हैं, CDP में किन साइकोलॉजिस्ट या थ्योरीज पर ज्यादा फोकस है, लैंग्वेज में पैसेज का लेवल कैसा है, पेडागोलॉजी के सवाल कैसे हैं। ये एनालिसिस उम्मीदवारों को उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पहचानने में मदद करता है। उन्हें पता चलता है कि कहाँ ज्यादा ध्यान देना है।
और मॉक टेस्ट से रियल एग्जाम का माहौल मिलता है और टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस होती है। हाँ, एनालिसिस से तैयारी को सही दिशा मिलती है। तीसरा सुझाव है टाइम मैनेजमेंट। परीक्षा हॉल के लिए पहले से स्ट्रैटेजी बनाना। इस पर हमने थोड़ी बात की, पर कोई खास टिप देना चाहेंगे? एक जरूरी टिप है, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाएं। कुछ लोग सोचते हैं कि सबसे मुश्किल सेक्शन पहले करेंगे, कुछ आसान से शुरू करना पसंद करते हैं। कोई एक तरीका सबके लिए सही नहीं होता। मॉक टेस्ट देकर यह पता लगाएं कि आपके लिए क्या काम करता है। क्या आप सेक्शन के ऑर्डर में चलते हैं या अपना सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्शन पहले करते हैं? हर सेक्शन के लिए एक अंदाजन टाइम तय करें और उसे फॉलो करने की कोशिश करें। और हाँ, OMR शीट भरने के लिए अलग से टाइम जरूर रखें, या तो हर सवाल के साथ भरे या हर सेक्शन के बाद या आखिर में। आखिर में भरने में रिस्क ये है कि अगर टाइम कम पड़ गया तो सारे भरे जाने वाले जवाब छूट सकते हैं। मतलब पर्सनल स्ट्रैटेजी जरूरी है। और चौथा, शायद सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाने वाला सुझाव, सेहत का ध्यान रखना। अच्छी नींद लेना और बैलेंस डाइट खाना। क्या ये वाकई तैयारी का हिस्सा है? बिल्कुल है, और बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अक्सर उम्मीदवार देर रात तक जागकर पढ़ते हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। नतीजा, परीक्षा आते आते वो फिजिकली और मेंटली थक जाते हैं। थका हुआ दिमाग पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रख पाता, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, सिली मिस्टेक्स होने के चांस बढ़ जाते हैं। 7-7 घंटे की अच्छी नींद, थोड़ा व्यायाम या मेडिटेशन और अच्छा खाना आपकी लर्निंग कैपेसिटी और एग्जाम डे परफॉर्मेंस को सीधे अफेक्ट करते हैं। ये कोई फालतू की बात नहीं है, ये आपकी तैयारी का इंटीग्रल पार्ट है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है, और परीक्षा के लिए दोनों का फिट होना जरूरी है। तो तैयारी सिर्फ किताबी नहीं, एक पूरी होलिस्टिक प्रोसेस है। चलिए, अब तक जो बातें हुई उनके मेन पॉइंट्स एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली बात, सीटेट दिसंबर 2025 का नोटिफिकेशन अक्टूबर एंड तक आ सकता है, पर पक्का नहीं है, इंतजार करना होगा। दूसरी, सारी जानकारी और एप्लीकेशन के लिए सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट ctt.nic.in पर ही भरोसा करना है। तीसरी, एप्लीकेशन ऑनलाइन होंगे, जरूरी डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें और फीस स्ट्रक्चर को समझें। चौथी, एग्जाम ऑफलाइन होगा, OMR बेस्ड, पेपर आए और पेपर 2 होंगे, हर पेपर 2.5 घंटे का, सवाल MCQ टाइप। और पांचवी, तैयारी के लिए सिलेबस समझें, पिछले पेपर्स एनालाइज करें, टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी बनाएं और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। बिल्कुल सही समरी है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो सीटेट जैसी परीक्षाएं सिर्फ उम्मीदवारों के लिए ही जरूरी नहीं है। ये भारत के स्कूल एजुकेशन सिस्टम की क्वालिटी को बनाए रखने और सुधारने की कोशिश का भी हिस्सा हैं। ये पक्का करती हैं कि जो टीचर्स क्लासरूम में जा रहे हैं उनके पास सब्जेक्ट नॉलेज तो हो ही, साथ ही बच्चों को समझने और सिखाने की बेसिक समझ और स्किल्स भी हों। इसलिए इस परीक्षा की तैयारी को सिर्फ नौकरी पाने की रेस ना समझकर एक बेहतर और इफेक्टिव टीचर बनने की तरफ एक कदम समझना चाहिए। बहुत ही बढ़िया नजरिया है ये। तो आज हमने सीटेट दिसंबर 2025 से जुड़ी जो भी शुरुआती जानकारी थी उसकी बारीकियों को समझने की कोशिश की है। नोटिफिकेशन की स्थिति से लेकर एग्जाम पैटर्न और तैयारी की स्ट्रैटेजी तक कई पहलुओं पर बात हुई। उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा टेक अवे यही है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करें, लेकिन तैयारी को एक दिशा देना अभी से शुरू कर दें। और जानकारी के लिए सिर्फ ctt.nic.in पर ही निर्भर रहें। हाँ, ये शुरुआती जानकारी भले ही अधूरी सी लगे, पर ये उम्मीदवारों को मेंटली एक्टिव कर देती है। उन्हें सोचने पर मजबूर करती है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, कौन सी किताबें देखनी हैं, कहाँ से शुरू करें। ये एक तरह से इनएक्टिविटी को तोड़कर तैयारी की प्रोसेस शुरू करने का एक ट्रिगर बन सकती है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, इस पर सोचिएगा जरूर। इस सारी जानकारी के आधार पर अगर आपको अपनी CTET तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी से कोई एक सबसे असरदार कदम चुनना हो तो वो क्या होगा? क्या वो सिलेबस का एनालिसिस होगा, या पिछले साल का कोई एक पेपर सॉल्व करना, या कुछ और? इस पर सोचना शायद आपकी तैयारी को एक नई दिशा दे सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं।